और भाई कैसे हो? आ गए वीडियो देखने? अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें सूखा सूखा बुक की समरी सुना के छोड़ दूंगा तो भाई बहुत गलत जा रहे हो तुम। मतलब बहुत गलत जा रहे हो। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज की वीडियो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। कैसा नाम है ये? ओए अमन, तू मुझे अपनी बुक दे क्या? ओ यही है। अच्छा। क्या ये वीडियो फोर्थ पार्ट है समरी का? मतलब 3 पार्ट बन चुके हैं? कब हुआ ये? अच्छा, आई बटन में लिंक है, देखता हूँ। तो शुरू करते हैं इस बुक का चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, देखो जाकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बाय द वे ये कहानी एकदम सच है, चाहो तो गूगल कर लो, लेकिन बाद में। तो कहानी है उस समय की जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 26 दिसंबर 1944 को जापानीज आर्मी अपनी एक यूनिट फिलीपींस के एक छोटे से आइलैंड लुबांग में भेजती है। उनके ऑर्डर्स क्लियर थे, जितना हो सके यूएस की आर्मी को कमजोर करना है, लेकिन सरेंडर नहीं करना, आखिरी सांस तक लड़ना है। सबको पता था ये एक सुसाइड मिशन है। फरवरी 1945 में अमेरिकन आर्मी ने इन पर हमला कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर या तो मोस्टली जापानीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया या मारे गए। सिर्फ उनमें से 4 लोग छुपने में सफल हुए। उनमें से एक का नाम था हीरो ओनोडा। ओनोडा और उनके 3 साथी यूएस आर्मी के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर करके लड़ते रहे। उसके कुछ महीनों बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये न्यूज इन चारों तक जंगल में नहीं पहुंची। ये ऐसे यूएस आर्मी पर छोटे मोटे अटैक करते रहे। फिर यूएस आर्मी ने एरोप्लेन की मदद से पूरे जंगल में पैम्पलेट गिराए, जिनमें बताया गया था कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ओनोडा और के लोगों को लगा कि ये एक चाल है, क्योंकि उनको विश्वास था कि जापान तो सरेंडर कर ही नहीं सकता। कई साल निकल गए और एक एक करके उसके साथी मरते गए। वो अकेला रह गया था। लेकिन फिर जापान के एक आदमी ने उसको खोज निकाला और करीब 20 साल बाद वो वापस जापान आया। पिछले 20 सालों तक वो पूरी दुनिया से कटा रहा। जब वो वापस आया तो सबने उसको हीरो की तरह ट्रीट किया। लेकिन जैसा जापान में छोड़ के गया था अब वैसा नहीं था। सब मॉडर्न हो गया था। ओनोडा थोड़ा पुराने ख्यालात वाला था। उसे वैसा ही जापान पसंद था जैसा वो छोड़ के गया था। उसी के लिए उसने इतने साल जंगल में निकाले। लेकिन सब बदल चुका था। इसी वजह से जितना वो जंगल में डिप्रेस था, उससे ज्यादा वापस आकर हो गया था। उसे लगने लगा कि जिस चीज के लिए वो लड़ रहा था अब वह है ही नहीं। उसका पूरा स्ट्रगल वेस्ट हो गया। वो चाह रहा था कि इससे अच्छा उसको गोली लग जाती, कम से कम ये सच्चाई तो फेस ना करनी पड़ती। वो इतना दुखी हो गया कि उसने अपना सारा सामान पैक करके ब्राजील में शिफ्ट हो गया। बेचारा। पता है, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता एक प्यास की तरह है। लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही कम लड़के होंगे जिन्होंने कभी प्यास काटा होगा। तो उनको मैं बता दूं कि प्यास काटते वक्त आंसू आ जाते हैं। और इससे याद आया कि एक दिन मैं अपनी एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो मुझे मालूम चला कि सिर्फ 10% लड़कियां मेरी वीडियोस देखती हैं, और तुम में से 90% लोग वीडियो देखते तो हो और लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसको देखकर मेरे आंसू आ गए। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाओ। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मैं क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो कहाँ थे हम? हाँ, प्याज काट रहे थे। ए अमन, जरा मैगी चढ़ाओ। तो मैं बता रहा था कि सेल्फ अवेयरनेस एक प्याज की तरह है। उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, और जैसे जैसे आप लेयर्स को छीलते जाएंगे वैसे वैसे आपके आंसू आएंगे। सेल्फ अवेयरनेस की जो सबसे पहली लेयर है वो है अपने इमोशंस को जानना। कब मैं खुश होता हूँ, ये चीज मुझे दुखी करती है, इस चीज से मुझे होप मिलती है, ये सब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग इसी लेयर पे फंसे रह जाते हैं। हम सब में इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स है। कई साल की मेहनत लग जाती है उन ब्लाइंड स्पॉट को जानने में और अपनी इमोशंस को सही से एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस की दूसरी लेयर है खुद से ही पूछने की क्षमता
कि हम इमोशंस फील क्यों करते हैं। ये वाई वाले क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं और कई बार महीनों या सालों तक लग जाते हैं इसका सही आंसर देने में। हमें गुस्सा क्यों आती है? हम अपने गोल को अचीव करने में फेल हुए इसीलिए। ये क्वेश्चनिंग हमें हमारे इमोशंस की रूट कॉज जानने में मदद करती है कि जड़ क्या है। जब हमें अपने गुस्से की जड़ पता है कि गुस्सा क्यों आती है, तभी तो हम उसे ठीक कर पाएंगे। जैसे आप भूखे हो और चिड़चिड़ा रहे हो तो आपकी मम्मी समझ जाएंगी और पहले कुछ खाने को देंगी। 1 मिनट, ऐसा तो मेरे साथ होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उसका सलूशन भी निकाल लोगे। और लास्ट और सबसे गहरी लेयर है हमारी पर्सनल वैल्यूज, कि मेरे लिए सक्सेस और फेलियर क्या है, मैं अपने आप को कैसे मेजर करता हूँ और मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को किस स्टैंडर्ड पे जज करता हूँ। ये लेवल कांस्टेंट क्वेश्चनिंग और एफर्ट मांगती है और सबसे डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुंचना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी वैल्यूज हमारे प्रॉब्लम के नेचर को डिटरमाइन करती हैं और हमारी प्रॉब्लम का नेचर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 लड़के ए और बी और दोनों ही दोस्त हैं। एक दिन वो दोनों मिलते हैं और अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे को बताते हैं। ए बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है और शायद उनका ब्रेकअप हो जाए। वहीं बी बताता है कि उसका स्टार्टअप और यूट्यूब चैनल कुछ खास नहीं चल रहा है। अब आप समझ ही जाओगे कि आगे चलकर कौन अपनी लाइफ में अच्छा करेगा। हम कौन है और क्या करते हैं, ये सब हमारी वैल्यूज डिफाइन करती हैं। अगर हम किसी गलत चीज को वैल्यू कर रहे हैं तो जो हम सक्सेस और फेलियर को कंसीडर कर रहे हैं वो भी गलत होगा और इससे हर चीज इफेक्ट होगी, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सब। जैसे ऊपर हमने वो दोनों लड़कों को देखा, तो ए के लिए सक्सेस क्या होगी? अपनी गर्लफ्रेंड से सब कुछ ठीक हो जाना, और बी के लिए उसका स्टार्टअप और यूट्यूब अच्छा चलना। किसी भी सिचुएशन को लेकर हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम उसे कितनी वैल्यू दे रहे हैं। मोस्टली लोग ये वाई का जवाब सही नहीं दे पाते और इसीलिए वो अपनी वैल्यूज के बारे में नहीं जान पाते हैं। और जब वो अवेयर हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके डिसीजन बेस्ड थे और ऊपर उठने में, ना कि खुश होने में। और मोस्टली सेल्फ हेल्प गुरु भी इसी को इग्नोर कर देते हैं। वो लोगों को पैसे कमाने पर सारी एडवाइस डालेंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को मिस कर देंगे। जैसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अमीर बनने की जरूरत है? वो अपनी सक्सेस और फेलियर को कैसे मेजर करते हैं? ये BMW नहीं चला रहे, ये उनके दुखी होने की वजह नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द एडवाइस जो हमें मिलती है वो बहुत ही शैलो लेवल पर ऑपरेट करती है और ये लोगों को शॉर्ट टर्म खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करती। लोगों के परसेप्शंस और फीलिंग्स चेंज हो सकती है लेकिन उनके पीछे की वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती। एक सच्ची सेल्फ क्वेश्चनिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसमें आप खुद से सिंपल क्वेश्चन पूछते हो लेकिन उनका जवाब देने में अनकंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन मार्क के हिसाब से जितना अनकंफर्टेबल आपका आंसर होगा उतना ही चांसेस है कि वो सच होगा। एक पॉज लो और किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो आपको परेशान कर रही है। आप खुद से सवाल पूछो कि वो आपको क्यों परेशान कर रही है। चांसेस है कि आपके आंसर में किसी न किसी फेलियर का जिक्र होगा। अब उस फेलियर को लीजिए और सोचिए कि क्यों आपको ये फेलियर लग रहा है। क्या हो अगर वो फेलियर असल में फेलियर ही ना हो? आप शायद उसको गलत नज़रिए से देख रहे हो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है और वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। अब आप परेशान हो कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अब ये सोचो कि आप अपना 100% तो दे रहे हो ना, और कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है। आज नहीं तो कल आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, इम्प्रूव करते जा रहे हो। तो देख रहे हो, एक सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है। चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक नहीं बल्कि 2 सुन के जाओ, एक के साथ एक फ्री। तो ये बात है 1983 की। एक रॉक बैंड था, उसने हाल ही में एक बहुत बड़ी डील साइन की थी, लेकिन डील साइन करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने गिटारिस्ट को निकाल दिया। ना पैसा दिया, ना वार्निंग दी और ना ही बात की। बस हाथ में बस का टिकट थमाया और निकाल दिया। वो आर्टिस्ट बस में बैठा बैठा रो रहा था और उसने ठान लिया कि वो बदला लेगा। वो उस बैंड से आगे निकल कर दिखाएगा। वो वापस घर आया और नया बैंड स्टार्ट किया और खूब मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद ही
उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन की और उनका पहला गाना ही हिट हो गया। उस गिटारिस्ट का नाम था डेव मस्टैन और जो उसने नया बैंड स्टार्ट किया था उसका नाम था मेगाडेथ। आगे चलकर मेगाडेथ ने 25 बिलियन एल्बम सेल की और देश और दुनिया में नाम कमाया। उसको जिस बैंड से निकाला गया उसका नाम था मेटालिका और आगे चलकर मेटालिका ने 180 मिलियन एल्बम्स बेची और उसको दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रॉक बैंड माना जाता है। और इसी वजह से 2003 में एक इंटरव्यू के दौरान डेव रो दिए और उन्होंने ये माना कि वह अभी भी खुद को एक फेलियर के तौर पर देखते हैं। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि उनको मेटालिका से निकाला गया था। डेव ने अपनी सक्सेस का पैरामीटर मेटालिका रखा कि वो मेटालिका से ज़्यादा पॉपुलर है या नहीं। अगर हाँ तो वो सक्सेसफुल है और अगर नहीं तो वो एक फेलियर है। हमको ये देखकर हंसी आएगी कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, इतने सारे फैंस हैं और इतना अच्छा करियर है, लेकिन फिर भी ये खुद को एक फेलियर मानता है क्योंकि हमारी वैल्यूज़ अलग है और हमारे सक्सेस का पैरामीटर अलग है। अब आइए दूसरी स्टोरी देखते हैं। ये भी सेम ही स्टोरी है लेकिन दूसरे बंदे की। उसका नाम था पीट बेस्ट और जिस बैंड से उसको निकाला गया उसका नाम था बीटल्स। लेकिन निकाले जाने के बाद इनका करियर इतना अच्छा नहीं चला और ये नॉर्मल ही रहे। लेकिन 1994 में एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा, बीटल्स से निकाले जाने के बाद मैं और भी ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। व्हाट? क्या? क्योंकि बीटल्स से निकाले जाने के बाद ही वो अपनी वाइफ से मिल पाए और वो साथ में बहुत खुश है। एक मिनट, शादी के बाद कौन सा लड़का खुश रह पाता है? छोड़ो हटाओ, मुझे क्या। वो बोले तो सही मान लेते हैं। तो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब वो सक्सेस को अलग नज़रिए से देखते हैं। अब आइए वो वैल्यूज़ जानते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पहली है प्लेजर, खुशी। हाँ, सही सुना आपने। प्लेजर से प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। एक ड्रग एडिक्ट को ही देख लो। इनफैक्ट रिसर्च में पाया गया है जो लोग अपनी एनर्जी प्लेजर के पीछे लगाते हैं आगे चलकर वो लोग इमोशनली अनस्टेबल और डिप्रेस होते हैं। प्लेजर इज नॉट द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, रेदर इट्स अ इफेक्ट। दूसरी है मटेरियल सक्सेस। कई लोग अपनी सक्सेस को इससे मेजर करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और वो कौन सी कार से चलते हैं और उनके पड़ोसी के पास कौन सी कार है। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत है। तीसरी है ऑलवेज बीइंग राइट, हमेशा सही होना। कई लोगों को ये लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं, इससे वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते और अपने आप को नया पर्सपेक्टिव नहीं दे पाते। फोर्थ है स्टेइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सक्सेस को इससे मेजर करते हैं कि वो कितने पॉजिटिव है। बैक आ गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सब में क्लियर हो जाएगी। जॉब चली गई, कोई नहीं, पैशन फॉलो करेंगे। ब्रेकअप हो गया, कोई नहीं, दूसरी मिल जाएगी। ये गलत है। इससे आप बस धूप वाली साइड देखते हो, अंधेरा को तो देख ही नहीं रहे। जबकि लाइफ में दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस को टालते रहोगे तो ये आगे चलकर और दुख देंगे, इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस करना जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि गुड और बैड वैल्यूज क्या होती हैं। गुड वैल्यूज रियलिटी बेस्ड, सोशली कंस्ट्रक्टिव, इमीडिएट और कंट्रोलेबल होती हैं, और वहीं बैड वैल्यूज सुपरस्टिशियस, सोशली डिस्ट्रक्टिव और नॉन कंट्रोलेबल होती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इन दोनों के। ऑनेस्टी, इनोवेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, चैरिटी, क्रिएटिविटी, बेइज्जती, खुद के और दूसरों के लिए खड़ा होना, ये सब गुड वैल्यूज है। और वहीं हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, डोमिनेंस, हमेशा अच्छा फील करना और सबके द्वारा पसंद किए जाना, ये सब बैड वैल्यूज है। अब आइए वापस स्टोरी पर आते हैं। हीरो नोला की मेन वैल्यू थी देश प्रेम, तभी जंगल में भी वो खुश थे। लेकिन वापस आकर जो उनके साथ हुआ, छोड़ो हटाओ, उस बारे में बात नहीं करना। डेव मस्टैन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुद को एक फेलियर मानता था क्योंकि वो अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर कर रहा था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ओए अमन, तेरे डीएस में कितने नंबर थे? 12। मेरे 11 थे। एक नंबर मुझसे ज्यादा कैसे ले आया? रुक, वीडियो खत्म होने दे, फिर बताता हूँ। क्या कह रहे हो? मैगी बन गई?
बस 2 मिनट को आ रहा हूँ। कोई परसना मत भाई, आधी आधी खाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मेरी मैगी बन चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ वो खाने, नहीं तो ये अमन सारी खा लेगा। और ये अब तक की सबसे लंबी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है, और ये वीडियो कितनी लंबी होगी ये तो एडिटिंग के बाद पता चलेगा। शायद अब तक की सबसे लंबी वीडियो हो। तो इस वीडियो में इतना ही। दिल से शुक्रिया अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो मैंने इकिगाई, 48 लॉज ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो बनाई है, देखना जरूर। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। ओए तूने खाना भी स्टार्ट कर दिया? रुक अभी आ रहा हूँ, बताता हूँ।